दोस्तों मार्केट के अंदर तेज गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, एफआईआईस लगातार बेचते जा रहे हैं, जिसका पूरा एक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट क्या कह रहा है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल इनका कैसा है, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे हम इसको अपने आसान भाषा के अंदर। साथ में जो हमारा सेटअप है टेक्निकल का वो भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि वो हमें किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। तो जैसे कि अगर हम आज की बात करें, आज एक मेन गिरावट हमें देखने को मिली है क्योंकि 2 दिन से मार्केट होल्ड कर रहा था एक पर्टिकुलर लेवल को, और ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो आप देख रहे हैं वो है 24,360 रुपए के आसपास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया था ये 24,360 पर, जिसमें नीचे जाने में इसको तकलीफ हो रही थी। ये देखिए 24,360 ये निफ्टी का लेवल है, और यहाँ पर अब जाकर के मतलब आज वाले दिन इसको ब्रेक करा, और ब्रेक होने के बाद रुका ही नहीं, सीधा ये टेस्ट करने के लिए आ गया है 24,000 के लेवल के आसपास। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम पर ही बना हुआ है बाजार, बिल्कुल लो पर, डे लो के आसपास ही मार्केट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डे लो के आसपास ही है, ये देखिए। तो अभी रिसेंटली इसने ब्रेक कर लिया था, ये वाला लेवल भी ब्रेक कर लिया था, लेकिन फिर सडनली थोड़ा सा ऊपर गया है। तो ऊपर जाकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है, फिर देन उसके बाद नीचे आने की एक संभावना बनती है मार्केट के अंदर। अमूमन ऐसा होता है कि जब मार्केट एक ब्रेक करता है तो एक बार टेस्ट करने के लिए जाता है कि जी हाँ ये कंफर्म है या नहीं है। अगर ये हो जाता है कंफर्म, देन मार्केट वापस शार्पली तेजी से नीचे आता है, नहीं तो अदरवाइज मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, चाहे बड़ा टाइम फ्रेम ले लो आप, चाहे छोटा टाइम फ्रेम ले लो। चलिए अब बेसिकली बात करते हैं अपने सेटअप की, कि अपने सेटअप के हिसाब से निफ्टी का टेक्निकल क्या कह रहा है। तो 2 मेजर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो मुझे पसंद है, जो सेटअप मैंने अपने लिए बनाया हुआ है और जिसको मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूं। तो सबसे पहले हम उसको बनाते हैं और लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली हम लगाते हैं मार्केट के अंदर RSI, फेमस इंडिकेटर, हम सबको बहुत पसंद है RSI, लेकिन RSI को यूज करने का मेरा अपना यूनिक वे है जिसको मैं यूज करता हूं। अब यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, तो सबसे पहले आप देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे एक फीचर मिलता है, इसमें मिलता है मुझे मूविंग एवरेज लगाने का। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए दोनों लाइनों को मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। देन इनपुट्स में हम जाते हैं, तो दोनों की लेंथ 14 एंड 14 यहाँ पर लगा करके रखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये दोनों लाइनें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस सेटअप के अंदर बड़ा सिंपल सी चीज हम करते हैं, सिंपल सी चीज बस यही है कि जब भी RSI मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे जाता है तो हम मार्केट के अंदर बेरियस सिनेरियो मानते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। अभी देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ था, देखिए 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं है। और इस इंडिकेटर के हिसाब से आप देखिए ये मॉर्निंग में नीचे आया था, लगभग यहाँ पर ये नीचे आया था, और देन उसके बाद इसने यहाँ पर एक सिग्नल दिया कि जी मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। अब ये कंसोलिडेशन फेज में आकर के फंस गया है। जब भी मार्केट के अंदर कोई कंसोलिडेशन फेज होता है इस तरीके का, तो यहाँ पर 2 संभावनाएं बनती है, 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, देन इसका एक हाई ब्रेक करेगा एक लेवल के बाद, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करता हुआ दिखाई देता है। और अगर मार्केट को एक्सटेंड करनी है अपनी गिरावट तो कंसोलिडेट करेगा, देन उसके बाद लो ब्रेक करेगा और मार्केट वहां से आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए लो ब्रेक करने की कोशिश करी है, फिर वापस ऊपर टेस्ट करने के लिए चला गया। तो अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो इस लेवल को वापस तोड़ेगा और नीचे आएगा। कंसोलिडेशन अच्छा हो गया है, 1.5 घंटे के आसपास का कंसोलिडेशन हो गया है, तो यानी मार्केट फंस गया है। तो बायर्स एंड सेलर्स स्टक हो गए एक जगह पर। तो जिस भी तरफ मोमेंटम आएगा स्ट्रॉन्ग आएगा, चाहे मार्केट नीचे गिरेगा तो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, या मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तब भी मार्केट के अंदर ऊपर जाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये सिर्फ 5 मिनट में नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 डे का टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, मंथली टाइम फ्रेम हो, हर जगह मार्केट इस तरीके का रिएक्शंस देता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या कह रहा है, क्या हमें डरना चाहिए, क्या मार्केट कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे तो RSI ने ऑलरेडी बहुत पहले एक सिग्नल दे दिया था कि मार्केट यहाँ से वीक होने वाली है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर सिग्नल दे दिया था, RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आ गई थी लगभग यहाँ पर, और यहीं से हमें सिग्नल मिल गया था कि यहाँ से शायद मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था 25,600 के आसपास,
और उसके बाद आप देखिए लगभग 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट मार्केट में आ चुकी है। ऐसी गिरावट हर बार नहीं देखने को मिलती, लेकिन सिग्नल्स हमें पहले ही मिल गए थे और अभी भी आरएसआई मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम कब माने कि मार्केट यहां से ठीक हो सकता है? तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम तब मानेंगे जब आरएसआई की लाइन इस लाइन को क्रॉस करके मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी, तब हम मानेंगे कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, थोड़ी सी बाइंग इनिशियल बेसिस पर हमें देखने को मिल सकती है। अब देन इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। भाई 1 डे के टाइम फ्रेम में तो यहीं से वीक हो गया था, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बड़ा टाइम फ्रेम भी वीक हो गया हो। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो सीधा मैं जाता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी वीक हो गया था। बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, और इसने हमें सिग्नल दिया था यहाँ पर। देखिए इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आरएसआई की लाइन नीचे जाए, मूविंग एवरेज के जो कैंडल ट्रिगर कर रही है उस कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सिग्नल मैच हो गए थे और इस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था 25,000 के आसपास। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब हमें लो मिल गया था, मतलब एक सिग्नल मिल गया था डाउन का, वहीं से हमें पता लग गया था कि शार्प मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी जरूरी नहीं होता। हम कहते हैं ना कि मार्केट में आपने बोला था नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे नहीं आया। देखिए इंडिकेटर प्राइस को नहीं चला रहे, प्राइस ही अल्टीमेट इंडिकेटर्स को चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस अगर हमारी 50% 55% तक ठीक निकलती है तो मार्केट से हम पैसा बना लेते हैं। तो आपको सिर्फ यह समझना है कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, कंफर्मेशन नहीं होती। चीजें ऐसे काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। लेकिन इस टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो एक वीकनेस हमें पता लगी थी। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर भी ये नीचे आया था लेकिन सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर चला गया और यहाँ सस्टेन कर गया। तो यहाँ पर अपनी गलती मान लेते हैं, नुकसान लेकर के ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं, और यहाँ पर नीचे का जो ट्रेड था वो काम कर जाता। सिर्फ यही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता लग गया था कि नीचे जा रहा है, लेकिन ये सारे टाइम फ्रेम जो मैंने दिखाया ये मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर नहीं है। मैं मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम मानता हूँ वो होता है मंथली टाइम फ्रेम, और मैं इसी की ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब भी आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ऊपर रहेगा तो मार्केट एक शानदार तेजी में देखने को आपको मिलेगा। अब ये देखिए मार्केट, देखिए यहां से ऊपर गया था, यहां से सिग्नल मिला था 19,000 पे जब मार्केट था, तब सिग्नल मिला था जी मैं ऊपर जा रहा हूं। यहां पर देखिए डाउन हुआ था, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा एग्जिट नहीं हुआ, और 19,000 से देखिए 26,000 तक की रैली हमें मिली। अब ये 19,000 से लेकर 26,000 तक की जो जर्नी है, 7,000 पॉइंट्स की जो जर्नी है, 7,000 पॉइंट्स की निफ्टी की, इस जर्नी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी जाकर के ये इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आया है। लेकिन अभी हमारा एग्जिट सिग्नल अभी भी नहीं है। एग्जिट सिग्नल कब होता है? पहले तो ये मंथली कैंडल क्लोज होने दो, क्लोज होने के बाद देखेंगे आरएसआई मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है या नहीं है। क्योंकि अगर अगले हफ्ते मार्केट वापस 2-3% ऊपर गया तो आरएसआई की लाइन ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो क्लोजिंग बेसिस पे देखना होता है। तो अभी क्लोजिंग बेसिस नहीं आई है, तो पहली बात क्लोजिंग बेसिस पर आरएसआई इस लाइन के नीचे हो, और अभी फिलहाल नीचे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको और बड़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब क्लोजिंग बेसिस पर आरएसआई की लाइन नीचे आ जाए तो जो भी इस कैंडल ने लो बनाया होगा उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। अगर लो ब्रेक होगा देन हम कहेंगे मार्केट के अंदर एक गिरावट स्टार्ट हो रही है। अब इसका मैं एक रिएक्शन बताता हूं। जब भी ऐसा सिग्नल मार्केट के अंदर मिला है तो मार्केट के अंदर या तो बड़ा क्रैश आया है या मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करा है, कुछ महीने 5-6-7 महीने तक कंसोलिडेट करा है, देन उसको रिकवरी में टाइम लगा है। अभी मैं सिग्नल्स दिखाता हूं आपको, जो हमें हिस्ट्री के अंदर सिग्नल्स मिले हैं वो आपको क्या कहते हैं। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं करता हूँ। बड़ा सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर ये सिग्नल तब मिला था, देखिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट नीचे आया था, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए वापस मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने में कितने महीने लगे। एक एक कैंडल 1 महीने की है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 मंथ्स लगभग लगे हैं, 19 मंथ्स लगे हैं मार्केट को वापस मोमेंटम में आने में। ये देखिए, और आरएसआई ने सिग्नल भी दे दिया था कि जी मैं यहाँ से अब ऊपर जा रहा हूँ। तो ये देखिए 1-1.5 साल के अप्रोक्स लग गया था मार्केट को ये रिकवरी देने में, लंबा टाइम लगा। उसके बाद देखते हैं कब ये सिग्नल मिला था। अभी ट्रिगर हुआ नहीं है करंटली, अगर ट्रिगर हो जाए तो अब ये देखिए 2020 की बात कर रहे हैं, कोरोना वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आया था, इस वाले कैंडल ने हमें बता दिया था कि जी मैं नीचे जा रहा हूँ।
लगभग मार्केट उस टाइम तक 11,000 के आसपास आपको पता लग गया था कि मार्केट यहाँ से शार्पली नीचे जा सकता है और या फिर टाइम लगाएगा। तो देखिए मार्केट शार्पली नीचे गया, देखिए 8,000 से भी नीचे चला गया था थोड़ा सा, ठीक है ना, 7,500-600 के आसपास गया था। फिर देन इसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ्स लगे। 9 मंथ्स के बाद वापस मार्केट उस लेवल पर आया जहां से वो गिरना शुरू हुआ था। तो 9 महीने बाद, 9 मंथ्स के बाद मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला। लेकिन हिस्ट्री में जो हुआ जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा, इसकी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट अभी रिवर्स करेगी, मैं कहता हूं मार्केट कल से रिवर्स करना शुरू करती है, तो आपको पता कौन बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगी। टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगी, आपका आरएसआई वापस मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएगा, दैट्स इट। अब जब जाएगा तब आपको खुद ही पता लग जाएगा, चार्ट के ऊपर लगा लो, किसी की जरूरत ही नहीं है देखने की और पूछने की। अब यहां पर देखिए मार्केट एक बड़ी तेजी के बाद देखिए यहां नीचे आया था और कंसोलिडेशन फेज में फंस गया था और इसको फंसे हुए भी 1.5-2 साल हो गए थे। 1.5-2 साल तक इसने मार्केट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उसके बाद देखिए जब मार्केट, देखिए यहां पर मार्केट नीचे गया, देखिए यहां मार्केट नीचे गया और वापस अपने लेवल पे पहुंचने में काफी टाइम लगा और मार्केट काफी तेजी से नीचे भी गिरा। ये आप देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं। साथ ही 2008 का जो हमारा मार्केट का क्रैश है, उस क्रैश को भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ने क्या करा था। तो देखिए ये जो सेटअप बनता है मार्केट के अंदर, ये खराब सेटअप बनता है, यानी टेक्निकल्स खराब बनते हैं मार्केट के अंदर। तो ये देखिए अभी बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये कैंडल क्लोज होने दो, देन उसका नेक्स्ट मंथ पे उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। अब ये देखिए ये 2008 का क्रैश था, यहाँ पर आरएसआई नीचे आया 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 14 पीरियड की इसकी एसएमए पे, और यहाँ देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक होने दो, जो ये ब्रेक हुई है, जैसे कि देखिए यहाँ ब्रेक हुई तो इस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था लगभग 4,500 के आसपास, जहां इसने एग्जिट दिया और वहां से मार्केट 2,500 तक नीचे गिर गया था और देन उसको रिकवरी करने में फिर ईयर्स लग गए, कुछ साल लग गए, कुछ साल के बाद फिर वो उस टॉप लेवल के ऊपर पहुंच पाया। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर होता है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिसको आप यूज करके मार्केट में अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा सेटअप कह रहा है। आप इस सेटअप के हिसाब से, वही है मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि इस सेटअप के हिसाब से चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हुई नहीं है, क्योंकि इस कैंडल को पहले क्लोज होने दो, आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए उस टाइम, देन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, देन हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट के अंदर सिनेरियो खराब हो चुका है। कब तक खराब हो चुका है, जब तक खराब हो चुका है जब तक आरएसआई वापस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर नहीं आता, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर तेजी आएगी तो ऑटोमेटिक आरएसआई मूविंग एवरेज की लाइन के धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा, 1-2 कैंडल्स में ही ऊपर आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि कब ऊपर आ रहा है, कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं रहेगा, आरएसआई बता देगा आपको। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही सिंपल से टेक्निकल इंडिकेटर की, जिसको मोस्टली इन्वेस्टर एंड ट्रेडर यूज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो इसको कंसीडर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो वो है दोस्तों 200 की डीएमए, यानी डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज हम लगाते हैं और उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि क्या 200 की डीएमए मार्केट उसके ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अगर हम उसके हिसाब से कंसीडर करें तो हमें पता लगेगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैं लगा रहा हूँ ये वाली एक लाइन, ठीक है, ये 100 की मैंने लगा ली है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे सेटिंग में जा करके, तो इसको कर देंगे 200 की। ऐसे में हमने लगाई है जिसको हम डेली मूविंग एवरेज कहते हैं, और इसको हम लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये लाइन लग गई है दोस्तों। अब इसको लगाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। इसकी खास बात ये होती है, तो ये हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर रहा है ना। बहुत शानदार इंडिकेटर है और इसको ना बहुत इन्वेस्टर यूज करते हैं। दैट्स वाई रीजन हमें इसको कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट इंडिकेटर में से एक है मूविंग एवरेज। सबसे पहले जिस इंडिकेटर का इजाद हुआ वो यही इंडिकेटर है। तो अगर इसमें आप देखेंगे लगभग 2023 मई के अंदर ये ऊपर आया था। उस टाइम ये लगभग 19,000 के आसपास था और अभी तक इसने एग्जिट सिग्नल नहीं दिया है। एग्जिट सिग्नल देखिए यही है इसका, 23,450 पर अभी ये मूविंग एवरेज चल रही है। अगर मार्केट 23,500 मान लीजिए 23,500 के नीचे आता है, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आता है, तब हम इसको कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये खराब हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग
इसको कंसीडर करते हैं, इसके बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर देखे हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट तब तक रखते हैं जब तक निफ्टी इसके ऊपर चल रहा है, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है, तब तक वो अपना पोर्टफोलियो होल्ड रखते हैं तेजी के लिए। देन वो अपना पोर्टफोलियो की थोड़ी सी होल्डिंग्स कम करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो तो रखे ही रहेंगे, लेकिन जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अपनी वेटेज कम करते हैं, फिर या तो वो डेट में जाके शिफ्ट होते हैं या मेटल्स वगैरह में, यानी गोल्ड में शिफ्ट हो जाएंगे या बॉन्ड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट के अंदर सिनेरियो और खराब होते हुए आपको दिखाई देंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश सिनेरियो में कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बार मार्केट इसके आसपास आता है। देखिए यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, ये था रिजल्ट वाला दिन, ये रिजल्ट था जब इलेक्शन के रिजल्ट आने थे बीजेपी के, उस टाइम आया था, बिल्कुल इसके आसपास आकर के वापस रिवर्स कर गया, यानी इसको नहीं तोड़ पाया, तो यानी मार्केट बुलिश जोन में थी। उसके बाद देखिए बहुत बार आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, अब ये देखिए बिल्कुल इसके आसपास आया, तोड़ नहीं पाया, देन वापस ऊपर चला गया। तो अभी भी क्या हो रहा है, इसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तोड़ ही देगा, हो सकता है ये भी वापस ऊपर ही चले जाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल, कि हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं, ये पूरा सपोर्ट का ही एरिया है दोस्तों। ये 24,000 सपोर्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है। देखिए 24,000 के आसपास देखिए कंसोलिडेट करा था काफी टाइम, तो मार्केट वहीं से 24,000 के आसपास है, तो ये मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया। अब ये पूरा सपोर्ट एरिया, ये 1,500 पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना मार्केट के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ पर कहीं भी रुक सकता है, और मार्केट मनमानी पर आ जाए ना, नहीं जी कुछ नहीं होता सपोर्ट वगैरह, तो वो तोड़ने पे आ जाए तो तोड़ ही देगा। तो यहाँ पर आपको क्रूशियल रहना चाहिए कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, अगर इसके नीचे आ गया तो सारी जगह आपको सेंटीमेंट खराब होता हुआ दिखेगा। अब आप कहेंगे, काफी लोग पता है क्या कहते हैं, जी इसके नीचे आ गया था, आपने कहा था सेंटीमेंट खराब होगा, सेंटीमेंट खराब नहीं हुआ, वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो जब आपको दिख रहा है कि इसके नीचे आके वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको बता रहा है ना टेक्निकल एनालिसिस की सेंटीमेंट ठीक हो रहा है, तो आप वापस अपने सिनेरियो को चेंज करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए कि जी हाँ वापस बुलिश हो गया। टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि अभी बेयरिश है तो बेयरिश ही रहेगा, चाहे अगले पल वो कह दे कि मैं बुलिश हूं तो अगले पल वो बुलिश भी हो सकता है। चलिए अब एक चीज और करते हैं, मार्केट में हमने लगा लिया है, ठीक है, सारी चीजें लगा ली है। अब एक काम करते हैं, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उनका एक बार देखते हैं क्या हाल है एज पर 200 डीएमए। 200 डीएमए के हिसाब से देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेस क्या कर रहा है। तो ये लगा ले दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस 4-5 दिन पहले ही इसके नीचे आ गया था, तो और आपको पहले ही पता लग गया था कि ऑलरेडी वीक हो गया है, ठीक है। तो ये वीक सिनेरियो में ऑलरेडी पहुंच चुका है। बुलिश सिनेरियो में यानी ठीक सिनेरियो में कब जाएगा, जब 200 डीएमए के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अडानी पोर्ट, ये देखिए ब्रेक अभी रिसेंटली करना शुरू करा है, अभी रिसेंटली इसने ब्रेक करा है, इसका सिनेरियो खराब होता हुआ दिख रहा है, और सिनेरियो ठीक कब होगा, जब 200 के ऊपर चले जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी बुलिश जोन में चल रहा है, अभी बेयरिश जोन में नहीं है। एशियन पेंट देखिए ऑलरेडी खराब हो गया था 4-5 दिन पहले, इसीलिए तो मार्केट गिर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स कंपनीज खराब होती जा रही है। एक्सिस बैंक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 200 के ऊपर, अभी सपोर्ट ही ले रहा है, अगर सपोर्ट तोड़ता है तो एक गिरावट बन सकती है, और बुलिश कब होगा, जब ऊपर जाएगा। बजाज ऑटो की बात करें 200 डीएमए के आसपास ही है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जब तक इसके ऊपर है ठीक है, नीचे आएगा सेम सिनेरियो। बजाज फाइनेंस तोड़ दिया था नीचे, अब ऊपर रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए आया कि रेजिस्टेंस बन गया या नहीं बना है। अगर ये रेजिस्टेंस इसने फेस कर लिया तो वापस अगेन गिरावट होने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, तो अगर आप टेक्निकल देखेंगे 200 के आसपास से, सपोर्ट के आसपास से, देखते हैं कि लेता है या नहीं लेता सपोर्ट। और जितने भी स्टॉक्स ये बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा हूँ कि अलग अलग स्टॉक की क्या है। तो इसके ब्याह पे ना तो कोई शेयर आपको खरीदना है, ना कोई शेयर आपको बेचना है, अपनी एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीपीसीएल की अगर हम बात करें, देखिए 200 डीएमए के आसपास है, ठीक है। भारतीय एयरटेल काफी ऊपर है 200 डीएमए के, तो काफी अच्छे जोन में है, काफी मजबूती जोन में बना हुआ है। ब्रिटेनिया की बात करें नीचे आ गया है, 200 डीएमए के आसपास है। सिप्ला की बात करें सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं लेता है या नहीं लेता है, वो एक अलग कंसर्न है। कॉल इंडिया ये भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी
काफ़ी पास आ गया 200 डीएमए के। आइशर मोटर्स भी पास आ गया है, ग्रेसिम भी पास में ही है। एचसीएल टेक काफ़ी ऊपर है, ये गिरा ही नहीं है एचसीएल टेक। अगर आप देखेंगे निफ्टी की गिरावट के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट के अंदर, टेरिटरी के अंदर अभी भी बना हुआ है। एचडीएफसी बैंक ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में बना हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिर गया था, देन उसके बाद ऊपर चला गया, तो अपने हाई के आसपास ही है। गिरावट इसके अंदर नहीं आई है ज़्यादा, यानी निफ्टी की गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट ये इसने नहीं करा है। और हीरो मोटो को ये देखिए अभी रिसेंटली 200 की डीएमए ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अब सस्टेन करता नहीं करता वो अलग बात है। हिंडाल्को अभी ऊपर है, जब तक ऊपर है तब तक ठीक है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, देखिए ब्रेक कर लिया इसने, कल वाले दिन ही ब्रेक कर लिया है गिरावट में और काफ़ी वीक हो चुका है। आईसीआईसी बैंक सस्टेन कर रहा है, यानी कंपेयर करें निफ्टी से तो चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। उसके बाद आईटीसी देखें, आईटीसी आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ सपोर्ट फेस करा है इसने, तो देन उसके बाद वापस रेजिस्टेंस फेस करा और नीचे आ गया। तो अभी देखते हैं अब आगे क्या करेगा। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है, यहाँ पर देखिए यहाँ सिग्नल मिला था और बहुत तेज़ी से नीचे आ गया है स्टॉक। अगर हम देखें अभी कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर 20-30% तो ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, आज ही 20% का सर्किट लगाया है इसने, तो बहुत ही वीक हो गया चार्ट। इन्फी होल्ड कर रहा है 200 के ऊपर, बुलिश टेरिटरी में अभी, ये भी बुलिश टेरिटरी में अभी। कोटक बैंक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक ज़रूर कर दिया, अब देखते क्या करेगा आगे। और यहाँ देखिए ये ब्रेक हो चुका है लार्सन एंड टर्बो यानी एलएनटी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 200 डीएमए के ऊपर है, सपोर्ट के आसपास है, देखिए वेरियस सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। देन उसके बाद मारुति, आप देखिए मारुति ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। एनटीपीसी सपोर्ट के आसपास है, 200 की डीएमए के ऊपर है, ठीक चल रहा है चार्ट। नेस्ले देखिए खराब हो चुका है, ये देखिए पहले ही 4-5 एक हफ्ते पहले ही खराब हो चुका है, तो एक हफ्ते पहले ही ब्रेक कर दिया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका, देखिए 1 2 3 3-4 बार यहाँ पर रुका था या नहीं रुक पाया, ये गिर गया और तेजी से नीचे आ गया। उसके बाद अगर हम देखें ओएनजीसी अभी देखिए ब्रेक कर रहा है, रिसेंटली ब्रेक करना कोशिश करी है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, तो गिरावट स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर। कब ठीक होगा, जब 200 के उसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ टेरिटरी ठीक हो जाएगी। ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है पावर ग्रिड और साथ में 200 की डीएमए भी है, तो एक सपोर्ट के आसपास ही बना हुआ है। सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा या तोड़ेगा अब आगे देखना पड़ेगा इसके अंदर। रिलायंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था और यही एक मेन रीजन है कि जब हैवी वेट स्टॉक इस तरीके के ब्रेकडाउन देते हैं तो निफ्टी तो गिरेगा ही। तो रिलायंस ऑलरेडी देखिए 10-15 दिन पहले ही इसने ब्रेक कर ली थी अपनी 200 की मूविंग एवरेज और देन उसके बाद मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया, सपोर्ट की इसने रिस्पेक्ट नहीं करी। उसके बाद एसबीआई लाइफ अगर आप देखेंगे अभी देखिए बिल्कुल 200 डीएमए पे बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ से गिरेगा या ऊपर बनेगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल के आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गिरावट का दोस्तों सिनेरियो तो दिख ही रहा है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस अभी ऊपर है, ठीक है। एसबीआई सपोर्ट के आसपास है, देखिए एक बार यहाँ भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर तोड़ देता है ब्रेक कर देता है तो एक गिरावट का सिनेरियो बन सकता है। सन फार्मा की अगर हम बात करें तो चार्ट ठीक है, 200 डीएमए के ऊपर है और आज भी थोड़ा बुलिश टेरिटरी में। टीसीएस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 200 डीएमए के आसपास। और देखते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स ऑलरेडी वीक हो चुका है, 200 डीएमए के आसपास होल्ड कर रहा था, देन उसने गिरावट अपनी शुरू कर दी, 850 के आसपास आ गए हैं। टाटा स्टील अभी देखिए 200 डीएमए को ब्रेक कर चुका है, लेकिन बहुत बार ब्रेक करा है इसने और अपने सपोर्ट के आसपास बना हुआ है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर रिस्पेक्ट करेगा तो करेगा, अदरवाइज एक गिरावट भी बन सकती है। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप पे चल रहा है, तो अच्छा चार्ट है इसका, पार्टिसिपेट नहीं करा है इसने निफ्टी की गिरावट के अंदर। उसके बाद अगर हम टाइटन देखें, टाइटन वीक हो गया है ऑलरेडी, और देखिए 200 डीएमए को ब्रेक करा था, लेकिन अभी सपोर्ट के आसपास है, इसकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता देखने वाली बात है, लेकिन एज पर 200 डीएमए ऑलरेडी वीक हो चुका है। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड इतना वीक नहीं है, सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 200 डीएमए के काफ़ी ऊपर है। उसके बाद अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं विप्रो ने पार्टिसिपेट नहीं करा है मार्केट की गिरावट के अंदर, गिरा जरूर है लेकिन उस हिसाब से नहीं गिर रहा है जिस हिसाब से ऑल ओवर इंडेक्स गिर रहा है या छोटे स्टॉक्स गिर रहे हैं।
तो इसी तरीके से दोस्तों आप खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, निफ्टी की एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सिंपल से लॉजिक की, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर डर जाते हैं और ये कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है, हमने जितना पैसा कमाया था वो अब वापस जा रहा है, स्टॉक तो 20-20, 30-30, 40-40% गिर गए हैं, अब हम मार्केट के अंदर क्या करें। आज ही के दिन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो 5-5, 7-7, 10-10% तक गिर गई है, और हालांकि निफ्टी अभी 1-1.5% ही गिरा है। तो उस केस में क्या हमें डर लगता है मार्केट के अंदर, हम क्या करें। देखिए मार्केट के अंदर कभी भी गिरावट आ सकती है। अब जैसे कि आपने देखा मार्केट 19,000 से सीधा 26,000 तक 7,000 पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया, 30-40% ऊपर गया। तो उस केस में आपने पैसा बनाया, जिन लोगों ने पहले एंट्री करी हुई तो उन्होंने पैसा लगाया। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने बाद में एंट्री करी तो उनका लकी खराब था, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप मार्केट में पैसा कमा चुके हो, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक अकाउंट के अंदर अभी 1 साल पहले लगभग 3-3.5 लाख लगाए थे और वो लगभग डबल के आसपास हो गए। मान लेते कि 5 लाख हो गए, तो उसके अंदर मैंने कमाया कितना, 1.5 लाख रुपए कमाया। तो जब मैंने 1.5 लाख कमा लिया, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप मार्केट से कब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट में होता कि एक बार पैनिक आता है, मार्केट वापस ऊपर चले जाता है, तो उस सिनेरियो में हमें दुख होता है कि हम एग्जिट करें या एंट्री करें। तो मैं स्टिल इन्वेस्टेड हूं। कब तक इन्वेस्टेड हूं, जब तक सिनेरियो पूरी तरीके से खराब नहीं हो जाते। अभी खराब नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला निफ्टी अभी 200 DMA के ऊपर है, जब नीचे जाएगा तब मैं कंसीडर करूंगा कि अब मुझे अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है। लेकिन मैंने एक चीज बहुत पहले करी हुई है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो देखिए इस अकाउंट के अंदर मैंने दिसंबर मंथ की, दिसंबर इस साल का जो दिसंबर आएगा, देखिए 26 दिसंबर को ये एक्सपायर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट, और ये 25,000 की जो पुट है ये मैंने 4 महीने पहले, यानी जब इलेक्शन का रिजल्ट था ना जून में, 1 जून को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय करके रख लिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे डर था मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे पैसा बनना ही बनना है ना, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया तो उस टाइम मेरे पोर्टफोलियो को कौन हैच करेगा। तो मैंने इसको खरीद लिया। इसकी मुझे कॉस्टिंग आई थी 816 रुपए की ये पुट थी, जिसमें मुझे 5-6 महीने की प्रोटेक्शन मिली थी। 6 महीने के अंदर अगर मार्केट 25,000 से जितना नीचे जाएगा उतना पैसा मुझे मिल जाएगा। सिर्फ ये प्रीमियम का मेरे को खर्चा आया जो लगभग था 22,000 रुपए के आसपास, 22,000 रुपीज के आसपास। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम कितने का था, 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए में से अगर मैंने 22,000 इसको दे भी दिए तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई, 5% की, है ना। 5% की मेरी 4% के आसपास आई है, 4-4.5%। अगर मार्केट यहां से क्रैश होता है, भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, मैं चाहता हूं मार्केट ऊपर चले जाए और मेरे 800 रुपए का प्रीमियम चले जाए, मैं 22,000 मार्केट को देने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अगर मैंने मार्केट से 1.5-2 लाख रुपए कमाया, उस 1.5-2 लाख रुपए में से मैं थोड़ा दान पुण्य नहीं करूंगा तो बात कैसे बनेगी। यानी मैंने मार्केट के अंदर 4-5% की गुरु दक्षिणा दे दी मार्केट को, ये रख लो भाई और मेरे पोर्टफोलियो को बचा लेना। हालांकि मेरा पोर्टफोलियो वहां से 10% नीचे गिर चुका है ऑलरेडी, यानी 5 लाख रुपए 50,000 रुपए ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मार्केट कहाँ गया, देखिए मैंने पुट खरीदी थी 25,000 की और अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, लगभग 24,000। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट। इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये फ्यूचर बन गया है। अब जितने भी पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरेगा मुझे पूरे पैसे मिलेंगे, क्योंकि 800 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी कैप्चर हम कर चुके हैं। मार्केट चल रहा है देखिए 24,100 पे चल रहा है, यानी 900 पॉइंट तो मेरे को इन द मनी ऑलरेडी हूं मैं इसके अंदर। अगर मार्केट मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये कह नहीं रहा कि ऐसा हो जाए, मान लेते हैं मार्केट आ जाता है 20,000 रुपए अगले 2 महीने के अंदर, है ना, 2 महीने बचे हैं ना, अभी दिसंबर के बचे हैं, तो कितने हजार पॉइंट मार्केट गिर गया, लगभग 4,000 पॉइंट मार्केट गिर गया। 4,000 पॉइंट को मल्टीप्लाई करो 25 से, क्योंकि लॉट साइज है 25, तो यहां पर मैं अगर कंसीडर करूं तो लगभग मुझे 1 लाख रुपए ये कॉन्ट्रैक्ट दे जाएगा, 1 लाख रुपीज। तो हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान उस टाइम तक 1.5 लाख का हो जाए या 2 लाख का हो जाए, कोई बात नहीं, 2 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख इसने प्रोटेक्ट कर लिया, अब 1 ही लाख का नुकसान रहा ना, यानी मेरा अपने रिस्क को कम तो कर लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर हैज करना होता है। बहुत सारी हैजिंग स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और आप भी अगर इसको कंसीडर करोगे हैजिंग स्ट्रेटेजी को तो आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, कोई एडवाइस नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग एंड सेलिंग आपको नहीं करनी है। कोई बाइंग एंड सेलिंग आपको करनी है तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस लीजिए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है मार्केट के अंदर तो एक कोर्स हमने लॉन्च करा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, छोटा सा काम हम आपसे कराएंगे, सिर्फ आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री होता है।
और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है, उसको फिल करके भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस पे जा करके फॉर्म को फिल करके भेज दीजिए। हम 2 से 3 दिन में ईमेल के थ्रू वो कोर्स आपको भिजवा देंगे। साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक बुक मैंने रिकमेंड करी है, ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी बुक है जो आपकी साइकोलॉजी को ठीक कर देती है मार्केट के अंदर। ये आपको बताती है कि आप क्या गलती कर रहे हो मार्केट के अंदर, जिस वजह से आप मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे। जब इसको शांति से आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि पैसा बनाने का ट्रेडिंग में गुरु मंत्र क्या होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द फेवरेट बुक में से मेरी एक है, ट्रेडिंग इन द जोन। ये आपको लिंक आपको दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर। तो इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करके अगर आपकी इच्छा है तो इस बुक को खरीद के जरूर पढ़िए, ताकि आपको रियलिटी में समझ में आए कि ट्रेडिंग इन द जोन क्या कह रहा है। काफी बार हम किसी बुक की समरी देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो हार्डली 10, 15, 20 मिनट की होती है, और यकीन मानिए 10, 15, 20 मिनट में कुछ नहीं पता लगता। बुक के अंदर बहुत मटेरियल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपको 30 दिन का खाना एक दिन के अंदर नहीं खिला सकता और आपका पेट नहीं भर सकता। तो आपको प्रॉपर बुक पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत डिफरेंसेस देखे हैं जब मैं किसी समरी को पढ़ता हूँ, किसी बुक को पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर बहुत नॉलेज मिलती है और रियल मटेरियल हमें पता लगता है कि क्या है। तो आपको बुक पढ़नी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि रियलिटी में मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए पैसे बनाने के लिए। तो जाइए इस बुक को खरीदिए और इस बुक को जरूर पढ़िए। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।